हम लोग नेक्स्ट टाइप का आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, टॉटोमेरिज्म का ही पार्ट। इसमें है नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बस हमको एक बार देख लेना है इसमें। जैसे कोई भी नाइट्रोसो कंपाउंड को लिखेंगे तो नाइट्रोसो कंपाउंड इस तरह से लिख लेंगे CH3CHN डबल बॉन्डेड O। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड। इसको नाइट्रोसो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो जब भी कंपाउंड में नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिख जाए तो ये हो गया नाइट्रोसो कंपाउंड। इसमें टॉटोमेरिज्म क्या होगा? टॉटोमेरिज्म करने का तरीका, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। ये हाइड्रोजन एसिडिक इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास में है और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब भी कोई भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच लेता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच लिया तो हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चला जाता है। हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर का दूर चला जाना बॉन्ड को हाइड्रोजन की तरह वीक कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से दूर चला गया है। बॉन्ड माने एक जब बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से बनता है, दो इलेक्ट्रॉन की मदद से बॉन्ड बनता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर गया, इसका माने बॉन्ड भी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो बॉन्ड होता है। अब बॉन्ड अगर नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नाइट्रोजन चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट किया, इसका माने बॉन्ड भी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर गया। बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर गया, इसका माने बॉन्ड का टेंडेंसी है कि मैं टूट के नाइट्रोजन के ऊपर में आ जाऊं। टेंडेंसी इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन कभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर कुछ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में हो तब तो जो हाइड्रोजन जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है उस बॉन्ड का टूटने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है और वो बॉन्ड टूट जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। जैसे यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए टूट रहा है क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब चूंकि वहाँ पे बॉन्ड टूटने का टेंडेंसी ज़्यादा है तो इस हाइड्रोजन को निकलने का टेंडेंसी ज़्यादा है, और जो हाइड्रोजन ज़्यादा इजीली निकल जाए H+ के फॉर्म में उसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन के पास में है तो इन दोनों में से ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन हटते ही यहाँ पे बन जाएगा हम लोग का CH3C- डबल बॉन्डेड O। अब टॉटोमेरिज्म का नेक्स्ट स्टेप, नेगेटिव चार्ज बन गया, H+ को हटते ही नेगेटिव चार्ज बना। नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करिए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर में आ जाएगा। तो हम लोग का बनेगा CH3C डबल बॉन्ड NO-। O- है, O- को H+ दे दीजिए तो यहाँ पे बन गया OH। तो ये हम लोग का बन गया है ऑक्साइम। तो इसको बोल देंगे नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। ऑक्साइम कैसे बना? जब भी मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्डेड NOH ऐसा ग्रुप रहता है तो इसको हम लोग ऑक्साइम ग्रुप बोलते हैं। तो चूंकि मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्डेड NOH है तो वो हो गया ऑक्साइम। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। वैसे हम लोग टॉटोमेरिज्म के कुछ और पार्ट्स देख चुके हैं तो ये वाला पार्ट बच गया था, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बस हमको एक बार देख लेना था इसको। अब देखिए हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जिसमें देखिए इन दोनों एग्जाम्पल में हमको बताना है क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा, क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर पाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कौन सा मॉलिक्यूल शो करते हैं? वो मॉलिक्यूल शो करता है जिस मॉलिक्यूल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कौन से मॉलिक्यूल में होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में होता है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में। तो इस सब में कोई रिंग का स्ट्रक्चर आ जाए तो रिंग में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। 8 मेंबर के रिंग में पाई बॉन्ड आ जाए तो उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। हम लोग स्पाइरो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, क्यूमुलिन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, बाईफिनाइल सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। तो ये सारे सिस्टम है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। तो यहाँ पे देखिए हमको कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिख रहा है, रिंग भी दिख रहा है। क्या ये रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो पाएगा? रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होता है? रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखिए ये दोनों क्वेश्चन मिक्सचर क्वेश्चन है। माने इस क्वेश्चन में हमको डबल बॉन्ड वाला कंसेप्ट भी यूज़ करना है और रिंग का कंसेप्ट भी यूज़ करना है। माने इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड के कारण से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है और रिंग के कारण से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का चांस है, जो हमको चेक करना है।
तो पहले हम लोग रिंग के लिए चेक कर लेते हैं, क्या रिंग की वजह से मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? रिंग की वजह से तब होता है जब रिंग के पास 2 sp3 मेंबर हो और दोनों sp3 मेंबर के पास 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो रिंग के पास बस एक ही तो रिंग के पास ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, लेकिन यहाँ पे चूंकि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के पास एक ग्रुप जुड़ा है हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप, दूसरा ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन के पास तो 2 डिफरेंट ग्रुप हो गया, ये एक पूरा ग्रुप और ये हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप मिल गया है। अब दूसरा कार्बन भी मिलना चाहिए, उस कार्बन के पास भी डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ भी कोई भी कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो इन चारों कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, दोनों ग्रुप हाइड्रोजन ही है। अब दोनों ग्रुप हाइड्रोजन ही है, माने दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स है। तो हमको रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब शो होता है जब हमारे पास मिनिमम 2 sp3 मेंबर मिलना चाहिए, दोनों sp3 मेंबर के पास डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। लेकिन इस एग्जांपल में हमको एक ही तो sp3 मेंबर मिल रहा है और एक ही sp3 मेंबर के पास डिफरेंट ग्रुप मिल रहा है, दूसरा sp3 मेंबर नहीं मिल रहा है जिसके पास डिफरेंट ग्रुप हो। तो रिंग की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हुआ। अब कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे आ जाइए। क्या अब इस जब डबल बॉन्ड के साथ रूल क्या होता है? डबल बॉन्ड के साथ रूल होता है जो भी एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, दोनों एटम्स के पास डिफरेंट ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। माने कार्बन के पास भी डिफरेंट ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन के पास भी डिफरेंट ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में है, माने ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ऐसा, दूसरा लोन पेयर ऐसा। कार्बन के पास 2 ग्रुप जुड़ा है, एक ग्रुप राइट साइड वाला ग्रुप नाइट्रोजन, ये पूरा ग्रुप एक कार्बन के साथ जुड़ा है, और दूसरा ये ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गया, माने कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन ऑक्सीजन के पास दोनों लोन पेयर है, माने ऑक्सीजन के पास ग्रुप सेम हो गया। माने ऑक्सीजन के पास ग्रुप सेम हो गया, कार्बन के पास ग्रुप डिफरेंट है, तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब होता है जब दोनों ग्रुप्स के पास, दोनों एटम के पास डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल में ऐसा फर्स्ट इंस्टेंट में देखने में ऐसा लगता है, जब हम लोग एनालिसिस किए रिंग के वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक किए तो रिंग की वजह से नहीं हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से चेक किए तो भी नहीं हुआ। तो देखने में लगता है कि नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल इस मॉलिक्यूल में ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाता है। अब देखिए ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो कर पाएगा? ये मॉलिक्यूल इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक्चुअल मॉलिक्यूल है ही नहीं, ये एक तो कैनोनिकल फॉर्म है मॉलिक्यूल का। इस मॉलिक्यूल को कैनोनिकल फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? कैनोनिकल फॉर्म तभी आता है जब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो, रेजोनेंस होता है तभी कैनोनिकल फॉर्म आता है। तो क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। कैसे? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, तो ये मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस में हम बस एक ही कैनोनिकल फॉर्म को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। जब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो हमको सब कैनोनिकल फॉर्म को लेके मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी बोलना पड़ता है। माने हमको ये पता चला कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो ये कैनोनिकल फॉर्म है, क्योंकि ये रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड में पार्शियल पाई बॉन्ड्स आता है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड नहीं है, कंप्लीट बॉन्ड है। तो कंप्लीट बॉन्ड ऑलवेज कैनोनिकल फॉर्म होता है। तो हमको ये पता चला चूंकि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो ये कैनोनिकल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो ये एक कैनोनिकल फॉर्म है। अब हमको बस एक ही कैनोनिकल फॉर्म को देख के बोल देंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है, ये गलत होगा। क्योंकि जब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो हमको सब कैनोनिकल फॉर्म की मदद से मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी बोलना पड़ता है। तो हम बस इसी कैनोनिकल फॉर्म से काम नहीं करेंगे, इसका दूसरा कैनोनिकल फॉर्म भी बनाएंगे और उस कैनोनिकल फॉर्म में भी चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरा कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनाए? दूसरा कैनोनिकल फॉर्म होता है रेजोनेंस करके। मॉलिक्यूल में रेजोनेंस की मदद से रेजोनेंस कीजिए, लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर में आ जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये 5 मेंबर का रिंग इस तरह से जुड़ गया है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लॉस किया है तो नाइट्रोजन के पास एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा कैनोनिकल फॉर्म आया। ये पहला कैनोनिकल फॉर्म, ये दूसरा कैनोनिकल फॉर्म। अब देखिए क्या ये दूसरे कैनोनिकल फॉर्म में रेजोनेंस हो रहा है? क्या ये दूसरे कैनोनिकल फॉर्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है? तो देखिए हमको यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन दिख गया। तो कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। कार्बन के पास भी डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, नाइट्रोजन के पास भी डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप है? तो देखिए नाइट्रोजन के पास 2 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन और दूसरा 2 मेंबर का इथाइल ग्रुप। तो हाइड्रोजन और इथाइल ग्रुप डिफरेंट ग्रुप हो गया।
और कार्बन के पास क्या डिफरेंट ग्रुप है, कार्बन के पास है ये 5 मेंबर का रिंग है और O माइनस है, तो कार्बन के पास भी डिफरेंट ग्रुप, नाइट्रोजन के पास भी डिफरेंट ग्रुप। तो इस मॉलिक्यूल में जब हम लोग कैनोनिकल फॉर्म 2 के साथ बात किए और कैनोनिकल फॉर्म 1 के साथ बात किए, तो कैनोनिकल फॉर्म 1 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिला, लेकिन कैनोनिकल फॉर्म 2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल रहा है। माने चूंकि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो मॉलिक्यूल कभी इस फॉर्म में रहेगा तो कभी इस फॉर्म में रहेगा। जब इस फॉर्म में रहेगा तब ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मॉलिक्यूल इस फॉर्म में आ गया तब मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसा देखिए, ये क्वेश्चन को ऐसा भी नहीं बोला जा सकता कि कंप्लीटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन को हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में टिक तभी करेंगे जब हमको ऑप्शन में, मान लीजिए ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है, A, B, C और D ऑप्शन में हमको ये क्वेश्चन बोला गया है, इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन में निकालना है कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो D ऑप्शन में ये मॉलिक्यूल दिया है, A, B, C में ऐसा मॉलिक्यूल्स दे दिया गया है जो मॉलिक्यूल किसी भी केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। A कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, B भी नहीं शो करेगा, C भी नहीं करेगा। D ये मॉलिक्यूल दिया है, ये मॉलिक्यूल पहला इंस्टेंट देखने में लगता है कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम लोग इसका कैनोनिकल फॉर्म 2 बनाएंगे तब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिख रहा है। तो जब हम लोग को ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया जाए कि बाकी तीनों ऑप्शन में हो ही नहीं रहा है, लेकिन डी वाला मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दे दिया है, तब हम लोग डी मॉलिक्यूल में बोल देंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीटली हो रहा है, ये भी गलत है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीटली नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पार्शियली होना सब करेक्ट बोलना है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, लेकिन दूसरा कैनोनिकल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। उसी तरह इस मॉलिक्यूल में भी देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन CH3 है, तो ये मॉलिक्यूल में भी देखिए क्या ये मॉलिक्यूल देखने में लगता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाए। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर का ग्रुप मानते हैं, दोनों ग्रुप बराबर है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है। अब रिंग के अबाउट देखिए, रिंग के अबाउट नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, एक नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसके पास 2 ग्रुप है, एक ग्रुप है लोन पेयर और दूसरा ग्रुप ये पूरा ग्रुप जो इसकी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये दूसरा ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। अब दूसरा sp3 मेंबर खोजिए, तो ये भी दूसरा sp3 मेंबर है। क्या इसके पास 2 डिफरेंट ग्रुप है? तो इसके पास भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, इसके एक हाइड्रोजन है, दूसरा मिथाइल है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हाइड्रोजन नहीं दिया रहता है, हमको खुद चेक करके खुद निकालना पड़ता है कि कितना हाइड्रोजन होगा। क्योंकि यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 को 3 से माइनस कीजिए, एक हाइड्रोजन, तो हमको 2 sp3 मेंबर रिंग में मिला, एक नाइट्रोजन एक कार्बन। कार्बन के पास 2 ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के साथ 2 ग्रुप जुड़ा है, लोन पेयर और ये वाला ग्रुप। तो 2 sp3 मेंबर के पास डिफरेंट ग्रुप, तो रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पा रहा है। माने ये मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे भी देख के बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पा रहा है, लेकिन हमको इस मॉलिक्यूल को इस तरह से भी निकालना है कि क्या ये मॉलिक्यूल इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा जैसे ये मॉलिक्यूल किया था। उसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे क्या मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है। तो देखिए मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस कराइए। ले लोन पेयर यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर में आ जाएगा। तो हमको इस तरह से 5 मेंबर का रिंग दिख जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख गया, ऑक्स कार्बन के बाद नाइट्रोजन माइनस और CH3। तो ये देखिए हम लोग का ये कैनोनिकल फॉर्म बन गया है। अब ये कैनोनिकल फॉर्म में क्या है, अब ये कैनोनिकल फॉर्म में यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। कैनोनिकल फॉर्म 2 में क्या अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ये कैसे पता करेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन, कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप O माइनस CH3। नाइट्रोजन के पास डिफरेंट ग्रुप है, कैसे, नाइट्रोजन के साथ ऊपर में जुड़ा है CH2, नीचे में जुड़ा है CH3, तो CH2 CH3 डिफरेंट ग्रुप हो गया। तो नाइट्रोजन के पास भी डिफरेंट ग्रुप, कार्बन के पास भी डिफरेंट ग्रुप, रिंग के मदद से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो इस मॉलिक्यूल में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो बस ये दोनों एग्जांपल से हम लोग को बस यही देखना था कि जरूरी नहीं है। तो ये एग्जांपल हम लोग बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन आएगा तब ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हम लोग को रेजोनेंस की मदद से दूसरा कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ करना पड़े और दूसरा कैनोनिकल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे। तो ये बड़ा एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बस एक बार देख लीजिएगा इसको। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे और इसका टॉपिक आएगा बाइफिनाइल कंपाउंड, क्योंकि हम लोग स्पाइरो कंपाउंड चेक कर चुके हैं। अब बाइफिनाइल कंपाउंड्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। बाइफिनाइल कंपाउंड मैंने 2 फिनाइल का रिंग लीजिए, दोनों फिनाइल के रिंग को जोड़ दीजिए। तो 2 फिनाइल का रिंग लिए हैं, दोनों फिनाइल के रिंग को हम लोग जोड़ दिए हैं। अब क्या है, इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा, तो यहाँ पे ये अगर इसको बेस रिंग पकड़ें तो बेस रिंग के साथ जुड़ा है ग्रुप ये वाला। देखिए हमको मॉलिक्यूल में 2 फिनाइल रिंग दिख रहा है, पहला फिनाइल रिंग दूसरा फिनाइल रिंग, दोनों बेंजीन के रिंग को जोड़ दिया गया है, तो इसको बाइफिनाइल रिंग बोल दिया गया है। तो ये फिनाइल रिंग को हम लोग बेस पकड़ रहे हैं, माने ये हमारा पेरेंट चेन है। अगर ये पेरेंट चेन है तो ये अलग सब्स्टिट्यूट हो गया, लेकिन अगर ये पेरेंट चेन तो ये सब्स्टिट्यूट।
अब इसको पेरेंट चेन मानेंगे तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे जुड़ा है? सब्स्टिट्यूएंट इस पोजीशन पे जुड़ा है, क्योंकि ये पेरेंट चेन कंसीडर कर रहे हैं, तो पेरेंट चेन के इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, तो सब्स्टिट्यूएंट से जस्ट एडजेसेंट पोजीशन को ही तो ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। मान लीजिए बेंजीन का रिंग है, बेंजीन के रिंग पे इस तरह से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा है, तो ऑर्थो पोजीशन कौन सा होगा? क्लोरीन जिस पोजीशन पे जुड़ा है या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन पे जुड़ा है उससे जस्ट लगा हुआ पोजीशन ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा। तो ये दोनों हो गया ऑर्थो पोजीशन। उसी प्रकार इसको बेस रिंग पकड़ें और इसको सब्स्टिट्यूएंट पकड़ें, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जुड़ा है, तो ये दोनों पोजीशन हो गया ऑर्थो पोजीशन। लेकिन अब इसको बेस पकड़ेंगे तो इसका सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे जुड़ा है? ये बेस रिंग हो गया, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ये पेरेंट कार्बन चेन हो गया, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पे जुड़ा है, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, और ये दोनों कार्बन एटम को क्या बोलेंगे? ऑर्थो कार्बन एटम बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन। तो हमको ये पता लगा कि इस मॉलिक्यूल में 4 ऑर्थो पोजीशन है, ये पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन। तो चारों ऑर्थो पोजीशन पे अब देखिए क्या है, एक बेंजीन का रिंग बहुत ही बल्की मॉलिक्यूल होता है और दूसरा बेंजीन का रिंग भी बल्की मॉलिक्यूल। तो दो बल्की मॉलिक्यूल अगर एक साथ आ जाए तो दो बल्की मॉलिक्यूल ऑलवेज चाहता है बल्की मॉलिक्यूल में रिपल्सन होता है, क्योंकि बल्की मॉलिक्यूल जब भी पास में आएगा अपने साइज के कारण से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पुश करता है, जिसके कारण से रिपल्सन होता है। रिपल्सन के कारण से स्टेबिलिटी घट जाता है। इसलिए स्टेबिलिटी को बचाए रखने के लिए मॉलिक्यूल चाहता है कि वो ऐसे तरह से रोटेट कर जाए ताकि उन लोगों का रिपल्सन घट जाए। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का रोटेट करने का टेंडेंसी है। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि सब ऑर्थो पोजीशन पे बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स डाल रहे हैं। एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप डाल दिए, एक NO2 डाल दिए, एक SO3H डाल दिए। तो चारों के चारों बहुत ही बल्की ग्रुप्स है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल को डाल दिए, NO2 ग्रुप को डाल दिए, टर्शियरी ब्यूटाइल SO3 को। पहले से तो दोनों मॉलिक्यूल में रिपल्सन था ही, फिर ऑर्थो पोजीशन पे इतना बल्की बल्की ग्रुप देने के कारण से अब मॉलिक्यूल में इतना ज़्यादा रिपल्सन हो जाएगा कि कभी भी ये दोनों बेंजीन रिंग एक प्लेन पे रह ही नहीं सकते हैं। इसका माने ये है कि अगर ये बेंजीन रिंग इस बोर्ड के प्लेन में है तो दूसरा बेंजीन रिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है। माने ये दोनों बेंजीन रिंग सेम प्लेन में है ही नहीं। देखने में तो लगता है कि ये भी बोर्ड के प्लेन में, ये भी बोर्ड के प्लेन में, लेकिन अभी इतना ऑर्थो पोजीशन भी इतना बल्की ग्रुप्स के कारण से इतना ज़्यादा रिपल्सन होगा कि रिपल्सन बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा। अनस्टेबिलिटी से बचने के कारण से रिपल्सन को घटाना पड़ेगा। रिपल्सन को घटाने के लिए एक बेंजीन रिंग को घूम जाना पड़ेगा 90 डिग्री। तो एक बेंजीन रिंग जब भी 90 डिग्री घूम जाता है, मान लीजिए ये बेंजीन रिंग यहीं पर है, ये बेंजीन रिंग 90 डिग्री घूम गया है, अभी बोर्ड के प्लेन में था इस तरह से, अब 90 डिग्री घूम जाएगा तो इस तरह से इस तरह बन गया। तो ये बेंजीन रिंग का ये प्लेन, ये बेंजीन रिंग का ये प्लेन, तो दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो हमको यहाँ से इन्फ्रेंस ये निकालना है कि जब हमको दो बेंजीन रिंग एक के बाद दूसरा जुड़ा रहता है और दोनों बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप्स लगे रहते हैं, तब दोनों बेंजीन एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन्स में होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरा एक और बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग को फिर भी यहाँ पे फिर से इस तरह से बल्की ग्रुप्स डाल दिया गया है। ये सब टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो अब ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग दोनों में फिर से रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के कारण से एक बेंजीन रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बनते ही रिपल्सन घट जाता है और मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ जाता है। इसलिए जब ये दोनों बेंजीन रिंग के एनालिसिस करेंगे तो ये बेंजीन रिंग इस बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर रिपल्सन को कमाने के लिए, लेकिन ये बेंजीन रिंग फिर से ये बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि रिपल्सन इधर से मिल रहा है। इस देखिए इस बेंजीन रिंग को पकड़िए तो इस बेंजीन रिंग को इधर से रिपल्सन मिलेगा, तो इस बेंजीन रिंग को इधर से भी रिपल्सन मिलेगा। तो ये बेंजीन रिंग चाहेगा मैं कुछ ऐसा पोजीशन पे आ जाऊं ताकि इधर से भी रिपल्सन कम मिले और इधर से भी रिपल्सन कम मिले। वो कब होगा? तो मान लीजिए ये बेंजीन रिंग इस बोर्ड के प्लेन में है, तो दूसरा बेंजीन रिंग ये बेंजीन रिंग इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। अब ये बेंजीन रिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में और ये भी बेंजीन रिंग अगर बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाए तो देखिए रिपल्सन दोनों बेंजीन रिंग सेम प्लेन में आ जाएगा। ये भी बेंजीन रिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, ये बेंजीन रिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में क्यों आया? क्योंकि ये बेंजीन रिंग बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, तो ये बेंजीन आ गया है बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। ये भी पहले बोर्ड के ही प्लेन में था, लेकिन जब ही देखा बड़ा बड़ा ऑर्थो ग्रुप्स पे बल्कि ग्रुप आ गया है तो रिपल्सन को कम करने के लिए ये भी बेंजीन रिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में इस तरह से 90 डिग्री रोटेट कर गया। तो रोटेशन करने का मात्र यही रीज़न है कि वो लोग अपना रिपल्सन कम करना चाहते हैं। तो ये बेंजीन रिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया, लेकिन इस बेंजीन रिंग को तो इस बेंजीन लेफ्ट साइड वाला बेंजीन रिंग से भी रिपल्सन मिल रहा है, तो इसका रिपल्सन को कैसे कम करें?
अगर ये भी इसका रिपल्सन का कम करने का ये है कि इस बेंजीन रिपल्सन कम तभी होगा जब ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में आएंगे। अब ये बेंजीन रिंग एक दूसरे बेंजीन इसके साथ परपेंडिकुलर प्लेन में कैसे आएंगे, ये तो पहले से बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो इसको रिपल्शन को कम करने के लिए बोर्ड के प्लेन में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर ये बोर्ड के प्लेन में हो और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में हो तो ये बेंजीनिंग और ये बेंजीनिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में, जब भी दो बेंजीनिंग एक साइड में एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं तो रिपल्शन कम होता है। तो रिपल्शन कम करने के लिए ये बेंजीनिंग बोर्ड के प्लेन में, ये बेंजीनिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में और ये बेंजीनिंग बोर्ड के ही प्लेन में। तो हमको ये पता लगा कि ये बेंजीनिंग बोर्ड के प्लेन में, ये बेंजीनिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, लेकिन ये बेंजीनिंग बोर्ड के प्लेन में। इसका माने ये कि ये बेंजीनिंग और ये बेंजीनिंग सेम प्लेन में। तो हम लोग शॉर्टकट में क्या याद रखेंगे कि एक बेंजीनिंग उसके बाद वाला बेंजीनिंग परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, लेकिन ये बेंजीनिंग इसके भी परपेंडिकुलर तभी होगा जब ये और ये सेम प्लेन में होगा। तो हमको ये याद रखना है कि फर्स्ट बेंजीन रिंग और उसका ऑड नंबर वाला बेंजीन रिंग एक दूसरे के सेम प्लेन में होता है, माने ये भी बोर्ड का प्लेन में तो ये भी बोर्ड का प्लेन में। अब हम लोग इस पोजीशन पे, तो ये पोजीशन हमको ध्यान में रखना पड़े है, इस पोजीशन पे अगर डिफरेंट ग्रुप लगा दें, माने मान लीजिए यहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते, तो क्या इन दोनों पोजीशन पे इस बेंजीनिंग पे डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, तो डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप हो गया। इस बेंजीनिंग पे डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है और ये दोनों सेम प्लेन में है। सेम प्लेन में होने के साथ साथ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, क्योंकि रिंग का स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के साथ अभी रोटेट नहीं कर सकता है। रोटेट जो होना था वो हो चुका है, ये इसके परपेंडिकुलर हो चुका है, ये इसके परपेंडिकुलर हो चुका है और रोटेशन नहीं होगा। तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, दोनों ग्रुप सेम प्लेन में हो गया और ग्रुप्स भी डिफरेंट हो गया। तो ये तीनों कंडीशन होता था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दोनों ग्रुप सेम प्लेन में होना चाहिए और जो ग्रुप्स हैं वो सब ग्रुप्स डिफरेंट नेचर का होना चाहिए। तो ये दोनों सेम प्लेन में, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दोनों ग्रुप्स डिफरेंट नेचर का, तो इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो इस तरह से बाइफिनाइल कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। जैसे मान लीजिए इस तरह का हम लोग कुछ मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसमें हमको बताना है क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो देखिए यहाँ भी हमको एक बेंजीन रिंग दिखा, दूसरा बेंजीन रिंग दिखा, दोनों बेंजीन रिंग पे चारों पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन में बल्कि ग्रुप्स है। बल्कि ग्रुप होगा तो एक बेंजीन रिंग इस बोर्ड के प्लेन में, तो ये बेंजीन रिंग इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो क्या इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो एक बेंजीन रिंग बोर्ड के प्लेन में, दूसरा ग्रुप बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। यहाँ पे मान लीजिए मिथाइल है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे मिथाइल है, तो चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट ग्रुप तो हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, लेकिन ये ग्रुप इस ग्रुप के साथ परपेंडिकुलर है, ये ग्रुप इस ग्रुप के साथ परपेंडिकुलर हो गया। तो दो परपेंडिकुलर ग्रुप के बीच कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, दो रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बाइफिनाइल सिस्टम में नहीं होता है। क्यों? एक रिंग दूसरे रिंग के परपेंडिकुलर है, लेकिन जब भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के परपेंडिकुलर हो जाता है तो कभी मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। अब हमको बताना है क्या इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का चांस है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, हमको फिर से 3 मेंबर का रिंग दिख गया है, एक पहला मेंबर, दूसरा मेंबर और 3 मेंबर का रिंग। तो हमको 3 मेंबर का बेंजीन रिंग में पता होता है कि 3 मेंबर के बेंजीन रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, लेकिन 2 मेंबर में नहीं होता है, क्योंकि 2 मेंबर में एक रिंग दूसरे रिंग के परपेंडिकुलर होता है। तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो ये अगर बोर्ड के प्लेन में तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में, ये परपेंडिकुलर प्लेन में तो ये बोर्ड के प्लेन में, माने ये ग्रुप और ये ग्रुप बोर्ड के प्लेन में, माने ये दोनों ग्रुप सेम प्लेन में। जब दो मॉलिक्यूल सेम प्लेन में है, इन दोनों के बीच का रेस्ट्रिक्शन रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, दोनों सेम प्लेन में, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड। अब हमको लास्ट चेक करना है कि दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होना चाहिए, माने इससे जुड़ा ग्रुप और इससे जुड़ा ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप को पकड़ेंगे, तो देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर को भी हम लोग एक ग्रुप मानते हैं, तो इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। अब कौन सा डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ पे सब कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो है ही, तो एक हाइड्रोजन को, किसी भी एक हाइड्रोजन को पकड़ लीजिए, क्योंकि हमको दो डिफरेंट ग्रुप जोड़ना, पता करना था। कौन सा डिफरेंट ग्रुप, वो डिफरेंट ग्रुप जो लास्ट वाले रिंग के साथ जुड़ा हो। लास्ट वाला रिंग के साथ सीधा माने ये है
कि वही बेंजीन रिंग के साथ डिफरेंट ग्रुप को लेना है जो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ सेम प्लेन में है। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग सेम प्लेन में नहीं है, तो इसका ग्रुप को कंपेयर नहीं करेंगे, इसका ग्रुप को कंपेयर करेंगे। इस पे ग्रुप को देखेंगे कि डिफरेंट है या नहीं, इस पे ग्रुप को देखेंगे कि डिफरेंट है नहीं, क्योंकि ये बेंजीन रिंग सेम प्लेन में। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग को इस तरह से हम लोग बना देते और यहाँ पे फिर से SO3H और यहाँ पे NO2 डाल देते, तो फिर से यहाँ भी अब देखिए ये वाला रिंग सेम प्लेन में, ये वाला रिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, ये वाला रिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। इसका माने ये वाला बोर्ड के परपेंडिकुलर, ये भी बोर्ड के परपेंडिकुलर, माने ये दोनों एक दूसरे के सेम प्लेन में। तो ये दोनों मॉलिक्यूल का कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। अगर यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है तो देखिए यहाँ पे एक तो लगा देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दिए क्लोरीन, तो यहाँ पे एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो दो डिफरेंट ग्रुप नहीं है, सेम ग्रुप है, तो यहाँ पे हम लोग SO3H लगा देते हैं, तो यहाँ पे कर दिया SO3H, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोरीन डिफरेंट ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल SO3H डिफरेंट ग्रुप। तो ये दोनों तो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, ये भी बोर्ड के परपेंडिकुलर, ये भी बोर्ड के परपेंडिकुलर, लेकिन दोनों अगर बोर्ड के परपेंडिकुलर माने दोनों सेम प्लेन में, हमको परपेंडिकुलर और बोर्ड के प्लेन से मतलब नहीं है, हमको मतलब है सेम प्लेन में होना चाहिए। क्योंकि ये भी बोर्ड के परपेंडिकुलर, ये भी बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो दोनों सेम प्लेन हो गया, और ये भी बोर्ड के प्लेन में, ये भी बोर्ड के प्लेन में, तो दोनों सेम प्लेन हो गया। तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ सेम प्लेन में है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ सेम प्लेन में है। इसका माने ये जब हम लोग इस पे ग्रुप्स को चेक करेंगे तो इस पे डिफरेंट ग्रुप को चेक करेंगे इस वाले रिंग के डिफरेंट ग्रुप के साथ, क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में है, हमको सेम प्लेन से काम करना है। लेकिन जब इसके ग्रुप्स को चेक करेंगे तो इसके ग्रुप को चेक करेंगे इसके साथ। अब हम लोग को ये समझ में आ गया है, जब हम लोग बाइफिनाइल सिस्टम में काम करेंगे, या बाइफिनाइल हो, 3 रिंग हो, 4 रिंग हो, 5 रिंग हो, एक वाला रिंग उसके एडजेसेंट रिंग के साथ सेम प्लेन में रहता है। ये रिंग इसके साथ परपेंडिकुलर, लेकिन ये इसके साथ सेम प्लेन में। यहाँ पे एक और रिंग बना देते हैं इस तरह से, तो ये रिंग इसके साथ सेम प्लेन में होता है, ये रिंग इसके साथ सेम प्लेन में होता है। तो ये हम लोग को रूल याद रखना है, एक रिंग जस्ट दूसरा वाला नहीं, उसके बाद वाले रिंग के साथ सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है। अब हमको बस लास्ट में चेक करना है डिफरेंट ग्रुप है नहीं। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर, अब इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। नाइट्रोजन का लोन पेयर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, हमको खुद से पता होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर हो, तो ऑक्सीजन सल्फर को न्यूट्रल फॉर्म में 2 लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस का न्यूट्रल फॉर्म में 1 लोन पेयर होता है। लेकिन ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो तो ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर। अब देखिए नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन के पास 1 भी लोन पेयर नहीं, चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में है, तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, 1 लोन पेयर हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप। तो मॉलिक्यूल में इन दोनों रिंग की मदद से GI होगा। इन दोनों रिंग पे चेक कर लीजिए, टर्शियरी ब्यूटाइल SO3H डिफरेंट ग्रुप, हाइड्रोजन क्लोरीन डिफरेंट ग्रुप, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट और ये दोनों रिंग सेम प्लेन, तो इन दोनों रिंग की मदद से भी मॉलिक्यूल में GI होगा। तो ये मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो इस तरह से हम लोग कुछ देख लेंगे। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दे दिया है, तो बड़ा सा मॉलिक्यूल को देख के हमें घबराना नहीं है, हम लोग जो रूल को सीखे हैं उसी रूल को अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये मॉलिक्यूल दिया है हमारे पास, तो बस बताना है क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो होता है, तो ये बाइफिनाइल वाला सिस्टम नहीं है, ये सबसे बेसिक सिस्टम है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन का सिस्टम। कैसे, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन मिल गया। अब उसके बाद रूल क्या था, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन होने के साथ साथ दोनों कार्बन पे ग्रुप्स डिफरेंट होना चाहिए। अब हम लोग एक शॉर्टकट पढ़ चुके हैं कि जब हमारा कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन इस तरह से कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आ जाए तो हम लोग रिंग को डॉटेड लाइन की मदद से तोड़ देते हैं। सिस्टम को 50-50 डॉटेड लाइन की मदद से इस तरह से तोड़ देंगे। तो देखिए रिंग को हम लोग 50-50 इस तरह से तोड़ दिए। ये हम लोग रूल पढ़ चुके हैं पहले। जब कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन हो, लेकिन जब हमको ग्रुप्स को कंपेयर करना हो, ग्रुप का कंपैरिजन माने कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से इस कार्बन के साथ जुड़ा है A और B, इस कार्बन से जुड़ा है C और D। अगर हमको क्वेश्चन देख के अच्छे से नहीं पता में लग रहा है कि A और B सेम है या डिफरेंट है, C और D सेम है या डिफरेंट है, तो हम लोग इस तरह से मॉलिक्यूल को 50-50 डबल बॉन्ड के अक्रॉस तोड़ देंगे। 50 इधर तोड़ दिए, 50 इधर तोड़ दिए। अब इस कार्बन पे चेक करना है, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, इस कार्बन पर भी डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। क्या इस कार्बन के लेफ्ट और राइट में सेम ग्रुप है, तो इस कार्बन के लेफ्ट साइड में एक बेंजीन का रिंग है, राइट साइड में बेंजीन का रिंग है, तो क्या दोनों ग्रुप सेम हो गया, सेम नहीं हुआ। इसका जो लेफ्ट साइड वाला बेंजीन का रिंग है, इसके पास क्लोरीन है, लेकिन राइट साइड में क्लोरीन नहीं है, तो देखिए ये वाला एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हुआ। मिरर इमेज कब होता, जब यहाँ पर भी क्लोरीन होता,
यहाँ पर तो क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है। माने इस कार्बन के लेफ्ट में जो ग्रुप जुड़ा है उसके पास क्लोरीन है, राइट में जो ग्रुप जुड़ा है उसके पास क्लोरीन नहीं है। माने इस कार्बन पे लेफ्ट और राइट में ग्रुप्स डिफरेंट हो गया। माने इस कार्बन पे ग्रुप डिफरेंट है, उसी तरह नीचे वाले कार्बन में भी राइट में क्लोरीन है, लेफ्ट में क्लोरीन नहीं है, तो इस कार्बन पर भी ग्रुप्स डिफरेंट, इस कार्बन पर भी ग्रुप डिफरेंट, इस कार्बन पर भी ग्रुप डिफरेंट, तो इजीली मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि कब मॉलिक्यूल में हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे तो हम लोग को बस घबराना नहीं होता है, बस देखेंगे कि कौन सा सिस्टम कैरी कर रहा है मॉलिक्यूल, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन का सिस्टम है या फिर बेंजीन रिंग का सिस्टम है या फिर साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोएल्केन रिंग का सिस्टम है। तो इस तरह से अब देखिए, अब हम लोग पढ़ लेंगे कॉन्फॉर्मर्स। तो कॉन्फॉर्मर सीधा एक तरह का स्टीरियो आइसोमर्स होता है और स्टीरियो आइसोमर्स के स्पेशल केस है कॉन्फॉर्मर। तो कॉन्फॉर्मर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे? न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है कि पहले हमको कोई मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करना पड़ता है, उस मॉलिक्यूल का न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हमको मॉलिक्यूल दिया गया है इथाइल मॉलिक्यूल CH3 तो मॉलिक्यूल का नंबरिंग कर लीजिए। ये पहला कार्बन का नंबरिंग, ये एक पहला कार्बन दूसरा कार्बन, इस कार्बन का नंबर 1, इस कार्बन का नंबर 2। अब हमारा मर्जी है, अब हम लोग करेंगे क्या, पहला कार्बन को फ्रंट में रखेंगे और दूसरा कार्बन को बैक में रख लेंगे। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल में 2 कार्बन दिखा, ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन। अब हम इस मॉलिक्यूल को बोर्ड से उठा के इसको 3D में रख रहे हैं। 3D में कैसे रख रहे हैं? ये तो लेफ्ट में है, ये राइट में है। अब इसको बोर्ड से उठा के 3D में रखेंगे तो क्या होगा, इस तरह से रख देंगे। अब देखिए 3D में हो गया, ये जो कार्बन नंबर 1 था ये आगे आ गया है, कार्बन नंबर 2 पीछे आ गया है। तो जब 3D में रखते हैं उसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो कार्बन नंबर 1 आगे आ गया है, जो आगे आ गया है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है कार्बन नंबर 1 जो कि आगे आ चुका है, और पीछे वाले को सर्कल से डिनोट करेंगे। तो पीछे वाला है सर्कल, तो पहला डॉट आगे फर्स्ट कार्बन और जो बड़ा सा सर्कल है वो है सेकेंड कार्बन। तो डॉट हो गया फर्स्ट कार्बन और सर्कल हो गया सेकेंड वाला कार्बन। अब देखिए फर्स्ट कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा है? फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो एक हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ दिए, दूसरा हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ दिए, तीसरा हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ दिए। तो देखिए पहला कार्बन ये जो डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं और डॉट वाला कार्बन फ्रंट कार्बन, और सर्कल जो है वो कार्बन, ये कार्बन को ऐसा मत समझिए कि कार्बन सर्कल कैसे हो गया, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये हम समझने के लिए सोच रहे हैं। बस हमको ध्यान में रखना है जब सर्कल वाला के साथ काम करेंगे तो सेकंड कार्बन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन डॉट के साथ काम कर रहे हैं तो पहला कार्बन। कैसे? डॉट से जुड़ा है 3 हाइड्रोजन, तो डॉट से कौन सा 3 हाइड्रोजन जुड़ा है? तो डॉट से वही 3 हाइड्रोजन जुड़ा है जो पहला वाला कार्बन से जुड़ा है। अब किसी भी हाइड्रोजन को अगर मैं सर्कल से जोड़ता हूं, इसका माने है कि सर्कल से जुड़ने वाला हाइड्रोजन पहले से नहीं जुड़ रहा है। सर्कल चूंकि सेकेंड कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो सर्कल से जुड़ने वाला हाइड्रोजन सेकेंड कार्बन से जुड़ेगा। तो सेकेंड कार्बन पे कितना ग्रुप है? 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। तो देखिए सर्कल से एक ग्रुप को जोड़ा हूँ हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन को जोड़ दिया इधर, और तीसरा हाइड्रोजन को जोड़ दिए हैं इधर। तो देखिए सर्कल से 3 ग्रुप दिख गया, और सर्कल से 3 ग्रुप और डॉट से भी 3 ग्रुप। तो हमको यहाँ से देखने में मिला कि जब न्यूमैन, इसी को बोलते हैं, इसी प्रोजेक्शन को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन मैंने ये बोर्ड पे था, इसको उठा के 3 डायमेंशनल कर दिए। इस कार्बन को डॉट में रखे हैं, दूसरे कार्बन को बड़ा सा सर्कल में। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा था, तो एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन ये, और पीछे वाला कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन ये। अब जो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है इसमें कुछ टर्म्स हमको याद रखना है। एक पहला टर्म है डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल सीधा होता है कि आगे वाला ग्रुप और पीछे वाला ग्रुप में एंगल कितना है। जैसे यहाँ पे आगे वाला ग्रुप है हाइड्रोजन, ये आगे वाला हाइड्रोजन को पकड़ रहे हैं, ग्रुप उसको पकड़ा जाता है जो कार्बन से जुड़ा हो। आगे वाले पीछे वाले कार्बन से जुड़ा है उसको ग्रुप मानेंगे। तो आगे वाले कार्बन से तो 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो किसी भी एक हाइड्रोजन को ग्रुप मान लीजिए। तो हमने इस हाइड्रोजन को ग्रुप मान लिया। पीछे वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो पीछे वाले कार्बन के साथ काम करेंगे तो पीछे वाले हाइड्रोजन को भी ग्रुप मानेंगे, क्योंकि जो कार्बन से जुड़ा है उसी को ग्रुप मानना है। क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन को ग्रुप मान रहे हैं। पहले वाले कार्बन से जुड़ा इस हाइड्रोजन को ग्रुप मान लिए हैं, दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा इस हाइड्रोजन को ग्रुप मान लिए। तो देखिए ये है पहला वाला हाइड्रोजन, ये है दूसरा वाला हाइड्रोजन। अब पहला वाला हाइड्रोजन दूसरा वाला हाइड्रोजन जस्ट एक दूसरे के पीछे में है, माने ओवरलैप कर रहा है। तो हम लोग देखिए देखने में लग रहा है कि ये पीछे वाला हाइड्रोजन थोड़ा राइट शिफ्ट कर चुका है। ऐसा है कि पहला वाला हाइड्रोजन यहाँ पे है, पीछे वाला हाइड्रोजन देखने में लग रहा है कि राइट शिफ्ट कर चुका है।
एक्चुअल में राइट शिफ्ट नहीं किया है, इसके एकदम पीछे है, लेकिन हम लोग इसके एकदम पीछे अगर ड्रॉ कर देंगे तो इसी के ऊपर में लाइन टिनना पड़ेगा और इसी के ऊपर में लाइन फिर से रिपीट करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो समझने के लिए जस्ट हम लोग इसको थोड़ा राइट शिफ्ट करते हैं। ये हाइड्रोजन है और दूसरा वाला हाइड्रोजन को राइट शिफ्ट इसलिए किया गया है ताकि समझ में आए, लेकिन एक्चुअली में दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे में इस तरह से ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप कर रहा है, एक हाइड्रोजन ऐसा दूसरा हाइड्रोजन ऐसा जस्ट पीछे में। तो अब जो ये ओवरलैप कर रहा है, तब ओवरलैप कर रहा है तो एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना है? मान लीजिए एक हाइड्रोजन ऐसा होता और एक हाइड्रोजन इस तरह से होता, एक हाइड्रोजन ऐसा होता दूसरा हाइड्रोजन इस तरह होता, तब दोनों हाइड्रोजन के बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर एक हाइड्रोजन ऐसा दूसरा हाइड्रोजन ऐसा, तब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। लेकिन अभी एक हाइड्रोजन ऐसा है दूसरा हाइड्रोजन भी ऐसा है, तब एंगल 0 डिग्री। तो उसी एंगल को हम लोग डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। तो डाइहेड्रल एंगल होता है पहला वाला ग्रुप और पीछे वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप के बीच का एंगल, उसको डाइहेड्रल एंगल। तो पहला वाला ग्रुप यहाँ पे इधर है, दूसरा वाला ग्रुप भी इधर है, जो कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसका डाइहेड्रल एंगल हो गया 0 डिग्री। तो इथेन का पहला न्यूमैन प्रोजेक्शन बना है जिसका डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री। अब हम लोग सोच रहे हैं कि पीछे वाला हाइड्रोजन को 60 डिग्री रोटेट कर दे। अब समझिए बात, ये फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, बैक से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। फ्रंट से जो 3 हाइड्रोजन जुड़ा है उसको ऐसे ही हम लोग रिजिड रखेंगे। रिजिड माने उसको मूव नहीं करेंगे। इस हाइड्रोजन को देखिए, ये है पहला वाला कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, ये है पहला वाला से, ये है पहला वाला से। तो इन तीनों हाइड्रोजन को हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे, इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। शिफ्ट करेंगे हम लोग जस्ट पीछे वाला हाइड्रोजन, जो ये है, ये है, ये है। कितना से शिफ्ट करेंगे? 60 डिग्री घुमा देंगे। अब समझिए, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे है और ये 60 डिग्री घूम गया, तो क्या ये हाइड्रोजन यहीं पे रहेगा? ये हाइड्रोजन 60 डिग्री कब घूमेगा? जब ये कार्बन को 60 डिग्री घुमाएंगे। और कार्बन, देखिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसका एक नया सा फॉर्म बनाना, और नया सा फॉर्म बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से घुमा दे। अब पीछे वाले कार्बन से तीनों हाइड्रोजन जुड़ा है, पीछे वाला कार्बन 60 डिग्री घूमेगा तो तीनों हाइड्रोजन जो पीछे वाला कार्बन से जुड़ा है, तीनों हाइड्रोजन घूम जाएगा। तो ये हम लोग ऐसा सोच रहे हैं नया फॉर्म बनाने के लिए। तो हमें देखना है कि नया फॉर्म कैसे बनता है। तो नया फॉर्म बनाने के लिए ये पीछे वाला कार्बन है जो कि सर्कल से रिप्रेजेंट हुआ है, उसको 60 डिग्री घुमा देंगे। क्योंकि पीछे वाला कार्बन से तीनों हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन को 60 डिग्री घुमा रहे हैं तो तीनों हाइड्रोजन 60 डिग्री घूम जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए, पहला वाला हाइड्रोजन था उसको शिफ्ट नहीं किए, लेकिन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो कि पीछे वाला कार्बन से जुड़ा है वो 60 डिग्री शिफ्ट हो गया। तो देखिए, ये इधर से 60 डिग्री आ गया, ये इधर से 60 डिग्री आ गया। कैसे? ये वाला यहाँ पे था 60 डिग्री घूम के इधर आ गया है, तो देखिए ये बन गया। ये वाला यहाँ पे था 60 डिग्री घूम के इधर आ गया है, तो देखिए ये बन गया। ये यहाँ पे था 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, ये सब 60 डिग्री घूमेगा। क्योंकि इस कार्बन को घुमा रहे हैं और कार्बन से तीनों हाइड्रोजन जुड़ा है, तो कार्बन को 60 डिग्री घुमाएंगे तो तब तीनों हाइड्रोजन, चूंकि कार्बन से जुड़ा है तो तीनों हाइड्रोजन 60 डिग्री घूमेगा। तो ये भी हाइड्रोजन 60 डिग्री घूम गया, ये भी 60 डिग्री घूम गया, ये भी 60 डिग्री घूम गया। अब बताइए देख के कि अब इस क्वेश्चन का डाइहेड्रल एंगल इस प्रोजेक्शन का कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में डाइहेड्रल एंगल निकालने का तरीका, एक ग्रुप को पकड़िए, दूसरे ग्रुप को पकड़िए, दोनों ग्रुप के बीच का एंगल चेक कीजिए। तो एक ग्रुप इधर, दूसरा ग्रुप इधर। अब इन दोनों के बीच का एंगल, चूंकि हम लोग 60 डिग्री ही घुमाए हैं, तो ये हाइड्रोजन पहले इसके एकदम पीछे में था जब डाइहेड्रल एंगल 0 था इस केस में। अब हम लोग पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री घुमा दिए, पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री घुमा दिए तो पीछे वाला हाइड्रोजन भी 60 डिग्री घूम जाएगा। जब चूंकि हाइड्रोजन 60 डिग्री घूम गया है और ये यहाँ पर था, तो अब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि 60 डिग्री ही घुमाया गया है। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, और इस क्वेश्चन में इस न्यूमैन प्रोजेक्शन का डाइहेड्रल एंगल हो गया 60 डिग्री। अब इसका हम लोग दोनों नाम करते हैं, तो हमको ये पता चला कि इथेन मॉलिक्यूल का दो हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बना सकते हैं। तो इथेन मॉलिक्यूल का अब न्यूमैन प्रोजेक्शन से जो बना, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन 1, न्यूमैन प्रोजेक्शन 2, इसी को कन्फर्मर बोलते हैं। तो देखिए, ये स्टीरियो आइसोमरिज्म का एक केस है। यहाँ पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। किस में डिफरेंस आ रहा है? मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल शेप में, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे पहला स्टेट इस तरह से था जब एक दूसरे के पीछे था, दूसरा स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनली 60 डिग्री घूम गया है। तो यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रहे, कार्बन का चेन नहीं चेंज कर रहे, मॉलिक्यूल को जस्ट 3 डायमेंशनली घुमा रहे हैं। तो जब मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली घुमाया जाता है और तब जाके जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। और ये स्टीरियो आइसोमर का स्पेशल केस है कन्फर्मर।
तो कन्फर्मर में ये है इथेन का पहला कन्फर्मर, ये इथेन का दूसरा कन्फर्मर। इस इथेन के कन्फर्मर को कहा जाता है एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हमको याद रखना है। और इस इथेन के कन्फर्मर को कहा जाता है स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको हम लोग कह देंगे स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन, और उस कन्फर्मर को कह देंगे एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन। अब समझिए इसको एक्लिप्स क्यों बोल रहे हैं। एक्लिप्स तब बोलेंगे जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के जस्ट पीछे होगा, इथेन के लिए, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए नहीं, इथेन के लिए जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के जस्ट पीछे होगा, माने जब उन लोगों का डाइहेड्रल एंगल जीरो, डाइहेड्रल एंगल जीरो माने एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के जस्ट पीछे में है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के जस्ट पीछे में है, डाइहेड्रल एंगल जीरो है, डाइहेड्रल एंगल जीरो है तो एक्लिप्स। लेकिन डाइहेड्रल एंगल जीरो नहीं बल्कि 60 है, माने एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तब इथेन के केस में उसको बोलते हैं स्टैगर्ड। तो ये हो गया एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में बस यही याद रखना है, एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन है जिस कॉन्फ़िगरेशन में एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के जस्ट पीछे होता है। लेकिन स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन वैसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाए होता है। अब इसका हम लोग जब एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो एनर्जी के एक्सिस, ये रख दिए एनर्जी का एक्सिस और ये रख दिए एंगल ऑफ रोटेशन का एक्सिस, तब हम लोगों का इस तरह से ग्राफ बन जाता है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों का ग्राफ बन जाएगा, ये इस तरह से एनर्जी का ग्राफ बनता है इथेन के लिए। ये सबसे ऊपर में जो एनर्जी है इसको बोल देते हैं एनर्जी ऑफ एक्लिप्स, और ये नीचे वाला जो सबसे कम है उसको बोल देंगे एनर्जी ऑफ स्टैगर्ड। तो देखिए हमको ये ग्राफ से ये पता लगा है, तो ग्राफ को याद नहीं रखना है। ग्राफ में क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉइंट किसका एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट इसका एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका एनर्जी को E1 मान लेते हैं और इसका एनर्जी को E2 मान लेते हैं। तो E1 का एनर्जी को ही एक्लिप्स बोलेंगे और ये है एनर्जी ऑफ एक्लिप्स। तो ये तीनों पॉइंट रिप्रेजेंट करता है E1 को, और ये तीनों पॉइंट जो कि मिनिमा है ये रिप्रेजेंट करता है E2 को। तो E2 का एनर्जी माने इसका एनर्जी, E1 का एनर्जी माने इसका एनर्जी। तो इसका एनर्जी ज़्यादा क्यों, देखिए E1 ऊपर में है, E2 नीचे में है, तो E1 ज़्यादा क्यों हो गया, E2 कम क्यों हो गया। E1 की एनर्जी ज़्यादा क्यों हो गया, E2 का एनर्जी कम क्यों हो गया। E1 का एनर्जी ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के पीछे में है। चूँकि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के जस्ट पीछे में है, तो जस्ट पीछे में है माने बहुत पास में है। बहुत पास में होने के लिए बहुत ज़्यादा रिपल्सन है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन है, अनस्टेबिलिटी, रिपल्सन के कारण से मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आता है। और मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आते ही, मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी तभी आता है जब मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ जाता है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन और पीछे वाला हाइड्रोजन जस्ट इसके बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होने के कारण से मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ गया तो देखिए E1 की एनर्जी बढ़ गया है। लेकिन E2 में उतना रिपल्सन नहीं हो पाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन ऐसा है तो दूसरा हाइड्रोजन शिफ्ट कर चुका है। चूंकि दूसरा हाइड्रोजन घूम गया है तब दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब चूंकि दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन उतना अच्छा नहीं है तो उसका एनर्जी नहीं बढ़ेगा, इसलिए E2 का एनर्जी कम है। E1 की एनर्जी ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक हाइड्रोजन जस्ट दूसरे हाइड्रोजन के पीछे में, खुद ही समझिए एक आदमी के जस्ट पीछे में दूसरा आदमी हो तब दोनों आदमी में पुशिंग का कैपेसिटी ज़्यादा हो सकता है, पुशिंग का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, दूसरा आदमी लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर जाए तब दोनों आदमी में पुश करने का टेंडेंसी नहीं होगा। तो यही यहाँ पे हो रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी के साइड चला गया है लेकिन एक आदमी दूसरे आदमी के पीछे में, तो पीछे में है तो दोनों आदमी में एनर्जी, दोनों आदमी में रिपल्सन बहुत होगा, रिपल्सन के कारण से एनर्जी बढ़ जाएगा। तो E1 का एनर्जी ज़्यादा, E2 का एनर्जी कम। तो इस तरह से हम लोग, और ध्यान दीजिए ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, इस एनर्जी के डिफरेंस को एनर्जी बैरियर बोला जाता है, डेल्टा ए। एनर्जी बैरियर का मतलब सबसे हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट एनर्जी का डिफरेंस। सबसे हाईएस्ट एनर्जी एक्लिप्स का एनर्जी क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा है, और उस एक्लिप्स फॉर्म का एनर्जी को जब हम लोग माइनस कर देंगे स्टैगर्ड फॉर्म के एनर्जी के साथ, उसी को एनर्जी बैरियर बोला जाता है। एनर्जी बैरियर सीधा दो एनर्जी का डिफरेंस को एनर्जी बैरियर बोलते हैं। तो जिस तरह से हमने इथेन का कन्फर्मर ड्रॉ किया है उसी तरह हम लोग ब्यूटेन का कन्फर्मर ड्रॉ कर लेंगे। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें पहला कार्बन किसको पकड़े, दूसरा कार्बन किसको पकड़े, तो इसको पहला कार्बन पकड़े हैं, इसको दूसरा कार्बन पकड़े हैं। ये पहला कार्बन मैंने इसको फ्रंट में डालना है, फ्रंट में डालना है मैंने इसको पॉइंट के फॉर्म में डालना है। ये दूसरा कार्बन मैंने इसको सर्कल में डालना है तो इसको सर्कल में डाल दिए। पहला पॉइंट बने पहला कार्बन, इस कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है, इस कार्बन के साथ एक ग्रुप जुड़ा है CH3 और दो हाइड्रोजन जुड़ा है।
तो इस कार्बन जिसको पॉइंट माने हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक CH3 जुड़ा है, तो एक CH3 को यहाँ पे जोड़ दिए और 2 हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ दिए। इस कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, तो इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन और एक CH3 जुड़ा है। तो इस ये कौन सा कार्बन, ये पीछा कार्बन, तो पीछे वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे और 2 CH3 को जोड़ देंगे। तो देखिए पीछे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, तो एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए। देखिए ये पीछे वाला कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए और 2 CH3 को इस तरह से जोड़ दिए हैं। तो देखिए पीछे वाला कार्बन पे CH3 आ गया है, पहला वाला कार्बन पर भी CH3 है। तो ब्लैक से जो है वो पहला कार्बन है और ब्लू वाला पीछे वाला कार्बन है। तो पीछे वाला कार्बन को देखिए बड़ा सर्कल से टच किया है, ये जो ब्लू से है बड़ा सर्कल से टच करा है। बड़ा सर्कल माने सेकंड कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा है, और पॉइंट से जिसको हमने फर्स्ट कार्बन माना है, इस पॉइंट से एक CH3 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये ब्यूटेन का एक कन्फर्मर हमको मिला। अब हमने जैसे इथेन में 60 डिग्री रोटेट करा के चेक किया था, इसमें भी हम लोग 60 डिग्री रोटेट करा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे 60 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। किसको रोटेट कराना है, पीछे वाले कार्बन को ऑलवेज रोटेट कराते हैं। यही रूल है कि सामने वाले कार्बन के साथ जो भी ग्रुप है, मतलब सामने वाला कार्बन को फिक्स रखिए और पीछे वाला कार्बन को घुमाइए। क्योंकि अब पीछे वाला कार्बन को घुमा रहे हैं, इसका मतलब ये पीछे वाला कार्बन के साथ जो भी ग्रुप जुड़ा होगा सब ग्रुप घूम जाएगा, क्योंकि पीछे वाला कार्बन को कंप्लीटली घुमा रहे हैं। और तब चूंकि पीछे वाला कार्बन को घुमा रहे हैं तो पीछे वाला कार्बन से जो भी ग्रुप रहेगा सब ग्रुप घूम जाएगा। तो देखिए ये हमने सामने वाला कार्बन को ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे रख दिए CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हम लोग घुमा लेते हैं 60 डिग्री। तो 60 डिग्री घुमा लिए हैं, तो CH3 यहाँ पे चला है, CH3 दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बन जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको अभी तक हमने 60 डिग्री ही रोटेट कराया है। अब इसके बाद इसको हम लोग और आगे रोटेट कराते हैं। यहाँ पे देखिए CH3 इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, एक CH3 यहाँ पे तो दूसरा CH3 उसके पीछे में, तो यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल एक CH3 आगे में दूसरा CH3 60 डिग्री, जैसे इथेन में किए थे वही केस यहाँ पे। तो यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल है 0 डिग्री, यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल है 60 डिग्री। अब तीसरा कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, और 60 डिग्री घुमाते हैं, तो और 60 डिग्री घुमा दिए। यहाँ पे लिख दिए हैं CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और CH3 को और घुमा रहे हैं। तो ये CH3 देखिए यहाँ से 60 डिग्री घुमा, ये देखिए ये वाला एंगल मिला के टोटल एंगल बना था 120 डिग्री, माने यहाँ से यहाँ तक है 120 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री घूम चुका है, तो बाकी और 60 डिग्री घुमाएंगे तो और यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि समझिए यहाँ से टोटल है 120 डिग्री, तो 120 में से 60 डिग्री घूम चुका है, तो बाकी 60 डिग्री और घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि टोटल था 120 में से 60 घूम चुका है, तो बाकी 60 यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये CH3 यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। हाइड्रोजन 120 में से 60 यहाँ, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे था, ये इन दोनों लाइन के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच है 120 डिग्री। हाइड्रोजन यहाँ से 60 डिग्री घूम चुका है, यहाँ से 60 डिग्री घूम चुका, तो बाकी का 60 डिग्री जब घूमेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन CH3 के पास चला जाएगा और ये CH3 ये हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। तो CH3 हाइड्रोजन के पास आ गया है, हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया है और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है। तो देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन और मिल, क्या हम लोग और 60 डिग्री घुमा के चेक करें, और 60 डिग्री घुमाएंगे तो क्या बनेगा। तो समझिए बात को, यहाँ से हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो ड्रॉ कर रहे हैं इसका सीधा ज्योमेट्री है कि यहाँ पे पहला कार्बन जो है उस कार्बन को फिक्स कर दिए हैं। पहला कार्बन कौन सा, जिसको डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, यह पहला कार्बन, उस कार्बन को फिक्स किया है, मैंने वो कार्बन को घुमा नहीं रहे हैं, मैंने वो कार्बन से जो भी ग्रुप जुड़ा रहेगा वो सब कन्फर्म में वहीं का वहीं रहेगा। कैसे, CH3 ऊपर में है तो यहाँ भी CH3 ऊपर में, यहाँ भी CH3 ऊपर में, हाइड्रोजन राइट में है तो हाइड्रोजन लेफ्ट में है, हाइड्रोजन राइट में, हाइड्रोजन लेफ्ट में, हाइड्रोजन राइट में, हाइड्रोजन लेफ्ट में, माने ये तीनों ग्रुप अपना पोजीशन कभी नहीं चेंज करेगा, क्योंकि हम लोग उसको फिक्स कर दिए हैं। तो किसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं, पीछे वाले कार्बन का, इस कार्बन का। पीछे वाला कार्बन कौन सा है, सर्कल वाला कार्बन। सर्कल वाला कार्बन को 60 डिग्री करके घुमा रहे हैं। अब सर्कल वाला कार्बन से जुड़ा था CH3, सर्कल वाला कार्बन को 60 डिग्री घुमाएंगे तो सर्कल वाला कार्बन से जुड़ा हुआ CH3 हाइड्रोजन सब 60 डिग्री घूम जाएगा, क्योंकि सर्कल वाला कार्बन से, समझिए एक बॉल से अगर 3 रॉड जुड़ा है और बॉल को अगर घुमाते हैं तो चूंकि तीनों रॉड बॉल से जुड़ा है तो तीनों रॉड घूम जाएगा। उसी प्रकार उस बॉल को कार्बन एटम समझिए। अब हम लोग इस कार्बन एटम को 60 डिग्री घुमा रहे हैं, तो ये कार्बन एटम ये CH3 हाइड्रोजन इस कार्बन एटम से जुड़ा है, तो जब कार्बन एटम को घुमाएंगे तो तीनों ग्रुप घूम जाएगा। खुद एक्सपेरिमेंट करके भी चेक कर सकते हैं। एक बॉल बनाइए, उससे 2-3 रॉड को जोड़ दीजिए और बॉल को घुमाइए, इमेजिन कीजिए, बस इमेजिन, तो बॉल को घूमते ही तीनों रॉड घूम जाएंगे। जैसे इसको बॉल पकड़िए और इसको एक रॉड मानिए, इसको दूसरा रॉड मानिए, तो यह है कार्बन एटम से एक ग्रुप जुड़ा है हाइड्रोजन, एक ग्रुप जुड़ा है CH3। अब इस कार्बन एटम को 60 डिग्री घुमा रहे, इस कार्बन एटम को 60 डिग्री, देखिए ये कार्बन का 60 डिग्री घूमते ही ये भी घूमा और ये भी घूमा। ऐसा नहीं हुआ कि बस यही घूमा, ये नहीं घूमा,
ये भी घुमा है, ये भी घुमा है। उसी प्रकार जब हमने इस CH3 को घुमाया, जब इस पीछे वाले कार्बन को घुमाएंगे तो इससे जुड़ा हुआ ये CH3, ये हाइड्रोजन तीनों घूमेगा। तो ये CH3 पहले इस एक CH3 यहाँ पे था, दूसरा CH3 उसके पीछे में था। अब जब 60 डिग्री घूम जाएगा तो पीछे वाला इस तरह से 60 डिग्री घूम गया। तो देखिए पीछे वाले को इस तरह से, यहाँ पे था पीछे वाला, यहाँ पे इस जगह पे था ये CH3, अब ये CH3 को यहाँ से 60 डिग्री घूम गया। हाइड्रोजन यहाँ पे था, हाइड्रोजन यहाँ से 60 डिग्री घूमेगा। 60 डिग्री घूमना मैंने कितना घूमना, तो समझिए ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड और ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड, इन दोनों के बीच के ये एंगल और ये एंगल का बीच का टोटल एंगल है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री कौन सा, ये एंगल है 120 डिग्री। 60 डिग्री घुमाना है, 60 डिग्री घुमाना है मैंने 120 का हाफ घुमाना है, मैंने 120 का ये जो एंगल है इसका 50-50 तोड़ देना है। तो इस एंगल को 50-50 तोड़ दीजिए तो यहाँ पे बनेगा बॉन्ड, क्योंकि इस एंगल को 50-50 तोड़ रहे हैं तो बॉन्ड बन गया यहाँ पे। उसी प्रकार ये एंगल 120 डिग्री, तो 50-50 तोड़ दीजिए तो बॉन्ड बन जाए एकदम बीच में। जैसे हम लोग एंगल को बाइसेक्ट करते हैं वही काम किए हैं। ये चूँकि यहाँ से यहाँ तक का एंगल टोटल 120 डिग्री, 120 डिग्री में से 60 डिग्री को घुमाना है, मैंने 120 डिग्री के बीच में रखना है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को बीच में रखें, यहाँ पे CH3 ये बॉन्ड और ये बॉन्ड 120 डिग्री से 60 डिग्री घुमा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में रखें। तो इसी तरह हमने CH3 को यहाँ पे बीच में रखें, तो देखिए CH3 बीच में आ गए। उसी प्रकार हाइड्रोजन इस बॉन्ड के बीच 120 डिग्री, तो हाइड्रोजन बीच में आ गए। और फिर यहाँ पे क्या किए, फिर इसको हाइड्रोजन को और 60 डिग्री घुमाए, तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, CH3 यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो देखिए यहाँ पे आ गया। ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे आ गया। इसका और हम लोग बनाना चाहते हैं, उसमें क्या करेंगे, और CH3 घुमाएंगे, तो और CH3 और हम लोग इसको और 160 डिग्री घुमाएंगे। तो जो सामने वाला कार्बन है उसको तो फिक्स ही रखना है, पीछे वाला के कार्बन को और 60 डिग्री घुमाएंगे। तो 60 डिग्री घुमाएंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन 60 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन और 60 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग किधर घुमा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे रोटेशन का सेंस है क्लॉकवाइज। हम लोग सब में क्लॉकवाइज 60 डिग्री घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। क्योंकि इस हाइड्रोजन क्लॉकवाइज 60 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन क्लॉकवाइज 60 डिग्री घूमेगा तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये CH3 यहाँ से क्लॉकवाइज 60 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए CH3 यहाँ से बन गया यहाँ पे, तो CH3 को ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। हाइड्रोजन यहाँ से बन गया है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में, तो हाइड्रोजन बन गया है यहाँ पे। यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो कहाँ पे बनेगा, खुद से समझिए। वहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ पे बनेगा, पहले हाइड्रोजन था यहाँ पर, अब इसको 60 डिग्री घुमा रहे हैं। तो 60 डिग्री घुमाना मैंने कितना घुमाना, 60 डिग्री घुमाना मैंने 120 का हाफ घुमाना। अब 120 कितना है, यहाँ से यहाँ तक है 120 डिग्री, अब इसका हाफ घुमाइए, मैंने 50-50, यहाँ से यहाँ तक जाने का 50% रास्ता में जाके रुक जाइए। तो यहाँ से चलना है यहाँ तक, इसके 50% होगा ये पॉइंट, तो ये पॉइंट पे जाके रुक जाना है, तो यहाँ से ये पॉइंट तक जाके रुक गए। उसी प्रकार हम लोग जो इसको 60 डिग्री बनाए हैं, यही रूल से फॉलो किए। यहाँ से यहाँ तक है 120 डिग्री, हमको 60 डिग्री पे रोकना है, मैंने 50% रास्ते पे रुक जाना है तो यहाँ पे रोक दी। यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री 60 डिग्री पे रोकना है तो 50% रास्ते पे रोक दी। 120 डिग्री 60 पे रोकना है, 50% यहाँ पे रोक दी। अब जो हमको ये देखिए कि ब्यूटेन का हमको जो कन्फर्मर मिला, तो ब्यूटेन का 4 कन्फर्मेशन मिल रहा है, लेकिन इथेन का 2 ही कन्फर्मेशन मिल रहा था। ब्यूटेन का 4 मिल रहा है, इथेन का 2 ही मिल रहा था। तो इसका माने क्या हुआ, इसका माने ये हुआ है कि ब्यूटेन का 4 कन्फर्मर होता है और इथेन का 2 कन्फर्मर होता है। तो इथेन का हम लोग जैसे हम लोग ब्यूटेन में यहाँ से 60 डिग्री घुमाए तो ये बना, इसमें और 60 डिग्री घुमाए तो ये बन गया, और 60 डिग्री घुमाए तो ये बन गया। तो हम लोग इथेन में 2 ही के बाद क्यों स्टॉप हो गए थे, इथेन में पहला बनाए थे, दूसरा बनाए थे, लेकिन दूसरे के बाद स्टॉप क्यों हो गए थे, तीसरा क्यों नहीं बनाए थे इथेन में तीसरा इसलिए नहीं बनाए थे, दूसरे के बाद इसलिए स्टॉप हो गए थे क्योंकि अगर तीसरा बनाते तो वो पहला या दूसरा के साथ रिपीट हो जाता, तो हम लोग उसको नया कन्फर्मर नहीं बोल सकते थे। यहाँ पे हम लोग चौथा के बाद रुके हुए हैं, 5वां क्यों नहीं बनाए, क्योंकि 5वां इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि इसको 60 डिग्री और घुमा देंगे तो ये CH3 इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस CH3 के पीछे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा। तो देखिए इसी में से किसी के साथ मैच कर जाएगा। कैसे मैच करेगा, देखिए यहाँ पर ये एक CH3 एक हाइड्रोजन के पीछे, तो देखिए इसको अगर और 60 डिग्री घुमाएंगे तो ये CH3 हाइड्रोजन के पीछे, हाइड्रोजन CH3 के पीछे, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, CH3 हाइड्रोजन के पीछे, हाइड्रोजन CH3 के पीछे। तो इसको 60 डिग्री घुमाने पर ये इसके साथ, ये इसको 60 डिग्री और घुमाएंगे तो नया जो बनेगा वो इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा।
मैंने हमने रिपीट कर देंगे, तो रिपीट करना नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको 4 ही डो बनाए। और इथेन में 2 इसलिए बना क्योंकि इथेन में दो दूसरे के बाद तीसरा बनाते तो फिर से रिपीट हो जाता। तो देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन। तो परफेक्टली एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे गॉस कॉन्फ़िगरेशन, GAUCHE। इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे पार्शियली एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे एंटी कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया एंटी कॉन्फ़िगरेशन। अब सब कॉन्फ़िगरेशन को समझे कैसे? सब कॉन्फ़िगरेशन को समझने का एक ही रूल है, जिस कॉन्फ़िगरेशन में परफेक्टली एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन, CH3 के जस्ट पीछे CH3। इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन में आपको इन चारों में से कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया और पूछा गया ये परफेक्टली एक्लिप्स, गॉस, पार्शियली एक्लिप्स, एंटी, इसमें से कौन सा है? तो परफेक्टली एक्लिप्स को पहचानने का यही रूल है कि सेम ग्रुप के पीछे होगा। माने हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे CH3 नहीं, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, CH3 के पीछे CH3, सेम ग्रुप के पीछे सेम ग्रुप। अगर सेम ग्रुप के पीछे सेम ग्रुप है तब परफेक्टली एक्लिप्स। एंटी कब होगा? एंटी तब होगा जब एक CH3 एकदम ऊपर और एक CH3 एकदम नीचे, माने एक CH3 और दूसरे CH3 के बीच के एंगल 180 डिग्री हो, तब उसको एंटी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। माने एक हाइड्रोजन एकदम लेफ्ट में, एक हाइड्रोजन एकदम राइट में, एक हाइड्रोजन एकदम राइट में, एक लेफ्ट। और हाइड्रोजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक CH3 एकदम ऊपर, एक CH3 एकदम नीचे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दो CH3 का बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो उसको एंटी बोलते हैं। तो ये हम लोग जब 2-3 बार देखेंगे तो खुद से भी पता लग जाएगा ये एंटी कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये आ गया पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप के पीछे सेम ग्रुप है, लेकिन CH3 के पीछे हाइड्रोजन, CH3 के पीछे हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग एक्लिप्स, ये भी एक्लिप्स है, ये भी एक्लिप्स है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये है पार्शियली परफेक्टली एक्लिप्स, ये है पार्शियली एक्लिप्स। एक्लिप्स का सीधा मीनिंग होता है एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप को कवर अप कर लेता है। तो एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप को कवर कर लेता है तो उसको बोलते हैं एक्लिप्स। तो यहाँ भी एक CH3 दूसरे CH3 को कवर कर रहा है तो इसको एक्लिप्स बोल रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन को कवर कर रहा है तो इसको भी एक्लिप्स बोल रहे हैं। लेकिन इसको परफेक्टली एक्लिप्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि CH3 को एक कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे CH3 को एक कवर नहीं कर पा रहा है। CH3 हाइड्रोजन को ही कवर कर रहा है। CH3 कवर तो कर रहा है, हाइड्रोजन को कर रहा है, लेकिन खुद के ग्रुप को नहीं कर रहा है। जब CH3 खुद के ग्रुप को करेगा, माने जब CH3 को ही एक्लिप्स करेगा, हाइड्रोजन को ही एक्लिप्स करेगा, हाइड्रोजन को ही कवर करेगा, तब उसको परफेक्टली एक्लिप्स बोलेंगे। यहाँ पे कवर कैसे कर रहा है? एक हाइड्रोजन ऐसा है तो दूसरा हाइड्रोजन जस्ट उसके पीछे में है। तो इस तरह से दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऐसा तो दूसरा हाइड्रोजन जस्ट उसके पीछे में, तो कवर अप हो गया। जब हम लोग सामने से देखेंगे तो पीछे वाला हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला हाइड्रोजन पीछे वाले हाइड्रोजन को कवर कर लिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को कवर किया, हाइड्रोजन को कवर किया, CH3 को कवर किया, लेकिन यहाँ पे CH3 को कवर नहीं कर रहा है। तो जब CH3 को कवर नहीं करके हाइड्रोजन को कवर करता है तब उसको पार्शियली एक्लिप्स बोलेंगे। गॉस कॉन्फ़िगरेशन कैसे समझेंगे? गॉस कॉन्फ़िगरेशन तब समझेंगे जब CH3 और CH3 के बीच का एंगल 160 डिग्री हो, तब उसको समझेंगे गॉस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से हमने चारों कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं। कब कॉन्फ़िगरेशन परफेक्टली एक्लिप्स होगा? कॉन्फ़िगरेशन परफेक्टली एक्लिप्स में डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री, इसमें डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री, इसमें डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री, इसमें डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री 60 डिग्री, 0 डिग्री 60 डिग्री। गॉस कॉन्फ़िगरेशन में एक CH3 दूसरे CH3 के साथ एंगल 60 डिग्री, यहाँ पे एक CH3 और एक CH3 का एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे एंटी में एक CH3 का दूसरे CH3 के साथ एंगल 180 डिग्री। तो जब एक CH3 का दूसरे CH3 के साथ एंगल 180 डिग्री हो तब एंटी। यहाँ पे 60 डिग्री है डायहेड्रल एंगल, लेकिन हम लोग डायहेड्रल एंगल को 180 डिग्री नहीं बोलेंगे। यहाँ पे डायहेड्रल एंगल है 60 डिग्री, लेकिन अगर यहाँ पे डायहेड्रल एंगल को छोड़ दीजिए, यहाँ पे बस ये देखिए कि पहचानने का तरीका यही है कि जब एक CH3 दूसरे CH3 के साथ 180 डिग्री हो तो हो जाएगा एंटी, एक CH3 दूसरे CH3 के साथ 60 हो तो हो जाएगा गॉस। और एक्लिप्स को कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन में पहचानना आता है। एक CH3 दूसरे CH3 180 डिग्री एंटी, एक CH3 दूसरे CH3 के साथ एंगल 60 डिग्री गॉस। लेकिन जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कवर कर रहा है, जैसे इन दोनों में ग्रुप कवर हो रहा है, यहाँ पे ग्रुप कवर नहीं हो रहा है,
यहाँ पे एक ग्रुप यहाँ पर है तो दूसरा ग्रुप यहाँ पर, एक ग्रुप यहाँ पे है तो दूसरा ग्रुप यहाँ पर, यहाँ पे एक ग्रुप दूसरा ग्रुप यहाँ पे, तो कवर नहीं यहाँ पे हो रहा है, यहाँ भी कवर नहीं हो रहा है, कवर यहाँ पे हो रहा है, एक ग्रुप यहीं पे तो दूसरा ग्रुप भी यहीं पे, एक ग्रुप यहीं पे तो दूसरा ग्रुप भी यहीं पे। तो जब ग्रुप का कवर होता है तब उसको एक्लिप्स बोलते हैं। यहाँ पे परफेक्टली एक्लिप्स, यहाँ पे पार्शियली। यहाँ पे परफेक्टली इसलिए क्योंकि सेम ग्रुप को कवर कर रहा है, यहाँ पे सेम ग्रुप को कवर नहीं कर पाया। देखने में तो लग रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कर रहा है, लेकिन बस एक ही तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कर रहा है, दूसरा CH3 एक हाइड्रोजन को, CH3 हाइड्रोजन को। तो सब ग्रुप अगर एक दूसरे के साथ कवर करे तब हम लोग उसको बोलते हैं परफेक्टली एक्लिप्स। लेकिन एक ग्रुप कवर कर रहा है दूसरा ग्रुप कवर नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे पार्शियली एक्लिप्स। तो देखिए ब्यूटेन का एनर्जी डायग्राम इस तरह से आता है, ये होता है एंगल का एक्सिस, ये हो गया एनर्जी का एक्सिस। तो सबसे नीचे किसका होगा, सबसे नीचे एनर्जी किसका होगा, सबसे नीचे एनर्जी उसका होगा जिसमें सबसे रिपल्सन कम, जैसे इथेन में किए थे। सबसे ऊपर किसका होगा, ये हो गया सबसे ऊपर वाला पॉइंट, तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट को A बोल दिए हैं, उसके बाद वाला पॉइंट, उसके बाद वाला पॉइंट को B बोल दिए हैं, और उसके बाद वाला पॉइंट को C बोल दिया गया, और सबसे नीचे वाला पॉइंट को D बोल दिया है। अब यहाँ पे ABCD कौन सा होगा, ए कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है एनर्जी का एक्सिस में सबसे ऊपर वाला पॉइंट, माने ए पॉइंट का एनर्जी सबसे ज़्यादा। अब इनमें से किसका एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसी का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा जिसका रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। रिपल्सन कब ज़्यादा होता है, रिपल्सन तब ज़्यादा होता है जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के जस्ट पीछे में हो। तो यहाँ भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के जस्ट पीछे में है, यहाँ भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के जस्ट पीछे में है, तो यहाँ भी रिपल्सन यहाँ भी रिपल्सन। तो किस में ज़्यादा रिपल्सन, उसमें ज़्यादा रिपल्सन जिसमें सेम ग्रुप के पीछे में सेम ग्रुप हो। यहाँ पे CH3 के पीछे में CH3 खुद एक बल्कि ग्रुप, और उसके पीछे में और एक CH3 जो खुद एक बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पे ज़्यादा बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पीछे में है, तो सेम ग्रुप के पीछे में सेम ग्रुप होने के कारण से ज़्यादा बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे CH3 एक सामने में और हाइड्रोजन पीछे में, तो CH3 के साथ रिपल्सन होगा हाइड्रोजन का, रिपल्सन यहीं भी होगा। लेकिन यहाँ पे CH3 के साथ रिपल्सन होगा हाइड्रोजन का, यहाँ पे CH3 के साथ रिपल्सन होगा CH3 का। तो CH3 एक बल्कि मॉलिक्यूल है लेकिन हाइड्रोजन छोटा मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे बल्कि मॉलिक्यूल का छोटा मॉलिक्यूल के साथ रिपल्सन, तो यहाँ पे कम रिपल्सन। यहाँ पे CH3 का CH3 के साथ रिपल्सन, माने बल्कि मॉलिक्यूल का बल्कि मॉलिक्यूल के साथ रिपल्सन। तो बल्कि मॉलिक्यूल का बल्कि मॉलिक्यूल के साथ रिपल्सन तो ज़्यादा रिपल्सन, लेकिन बल्कि मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ रिपल्सन तो स्मॉल रिपल्सन। यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, जहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में दोनों में रिपल्सन ज़्यादा, इसमें ज़्यादा रिपल्सन माने इसका एनर्जी ज़्यादा, इसका एनर्जी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी है ए। तो हमारा ये परफेक्टली इलास्टिक फॉर्म हो जाएगा ए, माने ए 2 पॉइंट क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन में इसी तरह का डायग्राम दिया जाएगा और ABCD कर दिया जाएगा। ऑप्शन में बोला रहेगा ए गॉस है, परफेक्टली एक्लिप्स है, पार्शियली एक्लिप्स है, तब आपको बोलना है कि ए परफेक्टली एक्लिप्स है। सबसे नीचे वाला पॉइंट आ जाइए डी। सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा, वो पॉइंट जिसमें रिपल्सन है ही नहीं। रिपल्सन जिसमें नहीं होगा उसमें एनर्जी सबसे कम होगा, जिसमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो किसमें एनर्जी सबसे कम है, उसमें एनर्जी सबसे कम होगा जिसमें रिपल्सन ही नहीं होगा। तो रिपल्सन किस में नहीं है, रिपल्सन उसमें नहीं होगा जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के पीछे में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये इस गॉस फॉर्म में और एंटी फॉर्म में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के पीछे में नहीं है। कैसे, एक CH3 यहाँ पर है तो दूसरा CH3 60 डिग्री घूम के बना है, एक CH3 यहाँ पर है तो दूसरा CH3 60 डिग्री घूम गया है। तो चूंकि दूसरा CH3 60 डिग्री घूम गया है तो दूसरा CH3 डिग्री पहला CH3 डिग्री के पीछे में नहीं है, घूम गया है। तो यहाँ पे CH3 डिग्री एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के पीछे में नहीं है, तो यहाँ भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के पीछे में नहीं है, तो यहाँ भी रिपल्सन नहीं है, यहाँ भी रिपल्सन नहीं है। तो अब एनर्जी का कैसे पता करेंगे, फिर भी देखिए यहाँ पे रिपल्सन तो देखने में तो लग रहा है नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिपल्सन होता है। और जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिपल्सन होगा, यहाँ भी रिपल्सन होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, लेकिन इन दोनों में रिपल्सन बहुत कम इसलिए क्योंकि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के जस्ट पीछे में नहीं है, एक ग्रुप आगे है तो दूसरा ग्रुप रोटेट कर चुका है। तो चूंकि दूसरा ग्रुप रोटेट कर चुका है तो दूसरा ग्रुप स्लाइड थोड़ा घिसक चुका है, दूसरा ग्रुप एक ग्रुप के सामने से घिसक चुका है। जब भी दूसरा ग्रुप एक ग्रुप के पीछे से घिसकेगा तो दोनों ग्रुप में रिपल्सन घट जाएगा। तो यहाँ भी कम रिपल्सन, यहाँ भी कम रिपल्सन, लेकिन इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, तो इन दोनों में कंपैरिजन करने का बात है कि यहाँ एक